तो कैसे प्रूव करेंगे कोप्लेनर को? पीक्यू वेक्टर ले लो पहले तो आप। पीक्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? a माइनस ए 0 माइनस प्लस 2c 3b माइनस ऑफ 3b। अच्छा पूरा वेक्टर ही है तो पूरे वेक्टर को आप लिखो q का पोजीशन वेक्टर, तो a माइनस बी माइनस सी एज अ वेक्टर माइनस ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c। तो ये आपके पास क्या जाएगा? a माइनस ए 0 हो जाएगा माइनस ऑफ 3b वेक्टर, और ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 4c वेक्टर। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा सेम आपने पीआर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए होंगे, पीआर वेक्टर। यस सर। तो पीआर वेक्टर कितना आ 2b गया आपके प्लस पास? 2b प्लस 2a 2a प्लस 2b प्लस 3c नहीं 2a माइनस बी सर। प्लस सी। अच्छा पी सर मैंने qr निकाल लिया। वो भी चलेगा, आप कोई भी दो ले लो। 4c2 से आपके पास 6 वेक्टर आ जाएंगे। सो टेकिंग एनी टू यू कैन डेफिनेटली गेट द आंसर। कोई भी दो आप ले लोगे आपका आंसर फॉर श्योर आ जाएगा। पी क्यू पी आर और पी एस वेक्टर। पी एस वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से? सर 4a प्लस बी प्लस 2c वेक्टर। 4 क्यों निकाल? 4 कहाँ निकाले? खिलाड़ी हो क्या तुम? सर अगर pq qr लिया तो फिर pr लेना पड़ेगा ना, मतलब। कोई भी बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी तीन, कोई भी तीन, ठीक है। नॉट नेसेसरी, कोई भी तीन। हाँ सर। अली असगर गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। अच्छा पहली चीज सही बोली तुमने। आ जाओ चलो लेट्स गो फॉर नाउ। ओके तो अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? पी क्यू वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x टाइम्स पी आर वेक्टर प्लस y टाइम्स y टाइम्स पी एस वेक्टर। तो x जो निकलेगा a का कोएफिशिएंट x से निकलेगा, y से निकलेगा, फिर b का कोएफिशिएंट निकलेगा और c से कंपेयर कर लेंगे आप। ठीक है? हाँ सर। ओके सबका आगे यहाँ तक चल यस सकते हैं? आगे इजाजत है? यस सर। ओके तो अब हम आगे चलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। आज का क्लास हमें यहाँ से शुरू करना है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3D। तो 3D के अंदर किसी भी वेक्टर को अगर हम लिखना चाहते हैं तो किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं x टाइम्स आई कैप, y टाइम j कैप प्लस z टाइम k कैप। ठीक है? सो दिस इज हाउ वी राइट अ वेक्टर। मैंने आपको बताया किसी भी वेक्टर को तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम जो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स फिक्स कर रहे हैं वो फिक्स कर रहे हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। इज इट क्लियर? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अच्छा इनको एक चीज और ध्यान से आप समझना, जो हम चीज यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं वो हम लोग राइट हैंड सिस्टम फॉलो करने वाले हैं। राइट हैंड सिस्टम का मतलब क्या है? राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा है ना जैसे फिजिक्स में। हाँ सर। ठीक है? तो राइट हैंड सिस्टम हम फॉलो करेंगे। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उसका क्रॉस प्रोडक्ट में आपको आएगा। ठीक है? तो कोई बच्चा से बोल सकता है सर जेड अंदर क्यों नहीं लिया आपने? ठीक है? तो उसका रीजन ये है कि एक्स और वाई का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जे के बाहर की डायरेक्शन यहाँ पे मुझे मिलेगी। सिमिलरली वाई और जेड का क्रॉस करूंगा तो एक्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना? तो राइट हैंड सिस्टम हम फॉलो करते हैं। लेफ्ट हैंड फॉलो करेंगे तो सारा नेगेटिव आएगा, एक माइनस आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन में बदल जाएंगी। लेफ्ट हैंड से जब हम रोल करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा सारा का सारा। ठीक है ना? तो ओके y भी नेगेटिव आ जाएगा, मतलब y। हाँ सब नेगेटिव। हाँ एक्स सर। क्रॉस वाई, एक्स से वाई की डायरेक्शन में जेड जो आ रहा है उसके अपोजिट जेड आएगा, वाई हाँ से सर। जेड में। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा किसी भी वेक्टर का? किसी भी वेक्टर की ओरिजिन से दूरी कितनी होगी? तो भाई एक वेक्टर लोकेट करना है तो ये वेक्टर पी है तो इसको लोकेट करने के लिए मुझे कुछ एक्स यूनिट जाना पड़ेगा। ठीक है? कुछ वाई यूनिट जाना पड़ेगा और कुछ जेड यूनिट जाना पड़ेगा। ऐसे मत सोचोगे परपेंडिकुलर सीधा इसके ऊपर ऐसे गिरेगा। ये 3D में बात हो रही है ऑब्जेक्ट की। ठीक है ना? 3D में बात हो रही है, ये कोई 2D प्लेन में नहीं है ऑब्जेक्ट, 3D प्लेन में। तो 3D में इसको x लोकेट करना है, यहाँ पे x यूनिट्स, y हाइट पे है और z z डायरेक्शन में है ये। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? x i कैप, y j कैप, z k कैप। ओके so let us start. Find a unit vector in the direction of pq where p and q are this. yes बेटा लिखना था सर। वाह ठीक है सर, लिखते हैं। लिखो लिखो लिखो। कभी कभी तो मूड बनता है लिखने का। अरे हाँ सर। हाँ सर।
सब तक क्या करे तुम? सर देख रहा हूँ। वो तो मुझे फील हो रहा है तुम देख रहे हो, तुम लिख नहीं रहे हो। टाइम मत वेस्ट करो क्लास में, पुराना बाकी है तो पहले वो कंप्लीट कर लो जाके। हो गया सर, हो गया। ठीक है, let's come to this question. Find unit vector in the direction of PQ where P and Q are this. P और Q आपके पास ये दिए हुए हैं, ठीक है। सर वही पी मतलब पी क्यू वेक्टर बाय मॉड मतलब yes. PQ वेक्टर कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P और उसका मैग्नीट्यूड विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड गिव्स यू डायरेक्शनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। सब तक? हाँ सर। सब तक समझ आ रहा है सब तुमको? नहीं। वैसे समझ तो आएगा। हाँ नहीं। तो तुम पुराना एक बार कंप्लीट कर लो तब तुम्हें फील आएगा। देखो एक चीज होती है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं होते। सो यू आर करंटली नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली। तुमको ऐसा लग रहा है कि मैंने 2-3 क्लास का नहीं किया तो मुझे ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो आता है ना PQ वेक्टर कैसे निकालते हैं, Q वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस P। हाँ सर। ठीक है ना, तो फटाफट कर लो। तो 3 सर 3√3 मतलब 3i + 3j + 3k/3√3। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो PQ वेक्टर आपके पास आ गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। वेक्टर क्या हो जाएगा? 1/√3 1 1 1। यस, इसको लिखा जाएगा 1/√3 I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इज इट क्लियर? यस सर नहीं आया नितीश क्या नहीं पता चला बेटा, बताओ। सर, कैसे करा वो नहीं पता चला। देखो इसमें क्या होता है ना, 4 - 1, फिर दूसरा 5 - 2, फिर तीसरा 6 - 3। ठीक है, तो ये आपके पास वेक्टर आ गया। ओके, ये x कोऑर्डिनेट हाँ x से ही घटता है, y से घटेगा, z से घटेगा। ठीक है ना? हाँ सर। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? इसका मैग्नीट्यूड जो ये निकाला ये कैसे आएगा? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, फिर दूसरा भी 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर तीसरा भी 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 3√3 आ जाएगा। ओके, अब पी क्यू वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड आपको क्या दे देगा? पी क्यू कैप, जो कि यूनिट वेक्टर है। ओके, हाँ सर। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा फटाफट चलेंगे और आज की क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम ज्यादा पोर्शन कवर कर पाए। चलें आगे। ओ हेलो, अरे हाँ तानसेन, सर वो मेरे को लगा मेरा माइक म्यूट पे। समझ गया, तुम्हारी भावनाएं बाहर आ गई। सॉरी सर। Let's go for next question. Position vector of ABCD are given to you. Prove that CD is parallel to AB and CD is 2/3 of AB. सर 2 मिनट आ गए। Yes. ये A है आपके पास, B है, C है और D है। AB निकालो यहाँ पे, CD निकालो यहाँ पे। सर आ गया। आ गया? तो AB कितना आ रहा है साहिल? सर AB 3√3 0 3√3 0 और CD कितना आ रहा है? -2 2√3 0 2√3 0। वेरी गुड। तो AB का और मैग्नीट्यूड -2 कितना है? कैसे आएगा सर? 2 आएगा ना? 2 आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, बिल्कुल सही बताया। मतलब निधीश देखो कर तो रहा है, जबरदस्त कर रहा है निधीश। 2√3 0 बिल्कुल ठीक है ना? तो निधीश इसको हम बोल सकते हैं 3 × 1√3 0
और इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स 1√3 0। यस, हाँ सर। तो बिल्कुल पैरेलल वेक्टर है, डेफिनेटली बोल सकते हैं पैरेलल है, और वेक्टर कितना होगा 2/3 होगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है ना, दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। अगर माइनस हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। देखो अगर माइनस हो जाता ना तो पैरेलल नहीं होता वेक्टर। हाँ सर, वो गलत निकाल दिया सर। तो फिर वो वाला लगा सकते हैं, ए बी इक्वल टू लैम्डा सी डी, जो भी। हेलो, ए बी इक्वल्स टू लैम्डा सी डी। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, डेफिनेटली टू प्रूव पैरेलल ए बी इक्वल टू लैम्डा सी डी, दैट इज द कंडीशन। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक्चुअली एक ऐसा होना चाहिए, वेक्टर ए बी इक्वल टू 2/3 ऑफ वेक्टर सी डी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ। शो दैट ABC with position vectors this form vertices of a right angled triangle। ये होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है? अगर ये 3 वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं, एक का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, तो बी माइनस ए सी माइनस बी और सी माइनस ए की मैं लेंथ निकालूंगा ना। बी माइनस ए वेक्टर निकाल लिया, सी माइनस बी वेक्टर निकाला, ए माइनस सी वेक्टर निकाला, और इनका मैग्नीट्यूड। यस, तो पाइथागोरस फॉलो होना चाहिए। पाइथागोरस वाला सर। पाइथागोरस प्रूव कर देंगे, ओके ना। Yes. ठीक है, इसको होमवर्क में कर लेना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सर 20 सेकंड। I'll give you 17 seconds, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। इंशिया को सब समझ आ रहा है? इंशिया, बहुत दिन हो गया मैंने इंशिया से बात नहीं किया। इंशिया सब समझ आ रहा है आपको? सर डन। यस बेटा, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। करणवीर को सब समझ आ रहा है? करणवीर, हाँ सर। करणवीर कैसा लग रहा है? वेक्टर्स डिफिकल्ट है क्या? नहीं सर, एनसीईआरटी सॉल्व करी थी तो आ रहा है सवाल। है ना, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फरहान को सब समझ आ रहा है? फरहान, यस सर। ओके। चलिए करणवीर, इसका आंसर मुझे तुम्हें मुझे देना है, ठीक है ना। ओके सर। मुझे तुमसे इसका आंसर लेना है। आई नीड आंसर फ्रॉम यू। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? चलो, show that 4 points A, B, C, D with position vectors A vector, B vector, C vector and D vector respectively are coplanar if and only if 3A minus 2B plus C minus 2D equal to 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कोप्लेनर हो जाएंगे। बुरहानुद्दीन सब समझ आ रहा है? बुरहानुद्दीन, चलिए ओके। करणवीर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ करणवीर। हाँ सर, एक मिनट। क्या आइडिया सोच सकते हैं? सर वो XYZ के टर्म्स में लिख दिया एक वेक्टर को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। करणवीर बता रहे हो? कुछ सोच सकते हैं देख के। पोजीशन वेक्टर दिया है A B C D का आपको।
देखो कल की क्लास में आपने नोट्स में लिखा है कि 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना, 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, सो व्हाट इज द कंडीशन, ऐसा लिखा है कुछ, x टाइम्स a वेक्टर, y टाइम b वेक्टर, z टाइम c वेक्टर प्लस लैम्डा म्यू कुछ लिखा हुआ था ना, d वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, कब होता है ये, x प्लस Yes. y प्लस z प्लस म्यू इक्वल्स टू 0. 0 यस। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो 3 माइनस 2 1 माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं ये 0 है, then I can say that a vector, b vector, c vector and d vector are coplanar. These points are coplanar, a b c d. नोट कर लो, इजी। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। Let's take this question. I cap minus 3j cap plus 2k cap, 2i minus 4j minus k and 3i plus 2j minus k are linearly independent. ये शो करना है आपको। मुझे बताओ लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? देखो लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? सर वो आपने ना 4 वेक्टर जैसे कल आपने बताया था ना सर, हाँ, तो तो उनके क्या लिखा है नोट? कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। कल भी समझ में नहीं आया. कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। और वो कब होते हैं? लीनियर इंडिपेंडेंट कब होता है? लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है और इंडिपेंडेंट कब होता है? देखो क्या लिखा है आपने, कल भी लीनियरली समझ- डिपेंडेंट, आपने नोट लिखा होगा ना, लीनियरली डिपेंडेंट के अब कब कहे जाते हैं? जब नॉन लीनियर फॉर्म में कोलिनियर लिखे। वेक्टर्स। वेरी गुड, व्हेन दे आर कोलिनियर और व्हेन दे आर कोप्लेनर। यस, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? जब नॉन कोलिनियर हो जाए और नॉन कोप्लेनर हो जाए। यस, कोप्लेनर की कंडीशन डेल्टा इक्वल टू 0, नॉन कोप्लेनर डेल्टा नॉन 0। तो इसका डेल्टा निकाल लो, खत्म हो गया काम। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे हम। डिटर्मिनेंट क्या रहा है? 1 माइनस 3 2, 2 माइनस 4 माइनस 1, 3 2 माइनस 1। डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी क्या रही है? सरबत किसकी? बेटा ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ना तुम्हारी आंखों के सामने, बहुत प्यारा सा। ये इसमें क्या पे है? ये डिटरमिनेंट कैसा है पता चला आपको? सर 41. अब बिल्कुल वो तो सही, आ गया। बहुत जबरदस्त। सो दिस डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, सो दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर डेल्टा 0 हो जाता तो वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाते हैं, और कोप्लेनर हो जाते तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते। इज इट क्लियर? तो सर ऐसा कैसे पता चला? क्या 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 क्या? सर वो कोलिनियरिटी की कंडीशन कहाँ चेक करें? कोलिनियरिटी क्यों होगी बेटा? 3 वेक्टर तो कोप्लेनरिटी चेक करते हैं ना। हाँ कोलिनियर तो कब चेक करेंगे? 2 वेक्टर होंगे जब ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी। यस सर। सर ये कहाँ से आया? ये हम लोग आगे डिस्कस करके आ गए हैं, जिसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि नॉन कोलिनियर और नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? डेल्टा नॉन जीरो। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है कोलिनियर या कोप्लेनर हो। कोप्लेनर का मतलब डेल्टा 0 के बराबर हो। एक तरीका ये होता है, दिस इज मेथड 1 ऑफ डूइंग इट। व्हाट इज अनदर मेथड ऑफ डूइंग इट? x times a vector plus y times b vector plus z times c vector is equal to 0. x plus y plus z equals to 0. नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। x plus y plus z is equal to 0. ये इक्वेशंस को सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली, अगर वैलिड सोल्यूशन आएगा आपके पास, मतलब एक सोल्यूशन एक्स वाई जेड का जो आएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, सो दीज विल बी डेफिनेटली लीनियरली डिपेंडेंट। अगर कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, मतलब एक्स को भी 0 होना पड़ेगा, वाई को भी 0 होना पड़ेगा, जेड को भी 0 होना पड़ेगा, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, सब तक धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ए बी सी दिया हुआ है आपको, आर लीनियरली डिपेंडेंट
और सी का मैग्नीट्यूड दिया है, तो अल्फा बीटा की वैल्यूज आपको बतानी क्या होगी। अब लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है? सर अल्फा बीटा क्या है? वेरिएबल है बेटा। आप देखो क्वेश्चन रीड करोगे सब आ जाएगा समझ में। अच्छा उसमें ओके। हाँ, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। लीनियर कॉम्बिनेशन में कब लिखा जाता है? ये टेंसी करेक्ट है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन में कब लिखा जाता है? जब कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, और जब कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं तो उनका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो डेल्टा इक्वल टू 0 कर लें आप, फटाफट कर लो। क्या चीजों को रिलेट कर पा रहे हो आप? यस 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 सर। क्योंकि देखो मैं एक चीज आपको वापस से मैं बता दूं, आफ्टर 3 months और 2 months यू विल नॉट रिमेम्बर एनी फॉर्मूले। कोई फॉर्मूला आप ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकते। जो हमारे साथ लास्ट तक चीज चलती है वो चलता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को फटाफट कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप 2 महीने बाद आपके लिए नया ही चैप्टर बन जाएगा। दिस विल बिकम अ न्यू चैप्टर फॉर यू अगेन। चलिए, तो डेल्टा 0 करने पे क्या आ रहा है आपके पास? सर 2 मिनट। यस बेटा। जय बताएगा। जय सर बीटा माइनस बीटा 1 आ रहा है। 1 मिनट। बीटा आपका 1 आ रहा है बीटा? यस सर। सही। सर 2 मिनट, वो भी निकाल रहा हूँ, अल्फा भी। एक कंडीशन यहाँ भी दी आपको, सी सर का अल्फा वैल्यू। अल्फा प्लस माइनस 1 और बीटा 1। बिल्कुल। तो क्या ऑप्शन आ रहा है आपका? डी। बिल्कुल सही, जबरदस्त। साहिल तुम क्लास में तो कर लेते हो लेकिन फिर भूल जाते हो चीजें। हाँ सर, वो रिवीजन नहीं करता हूँ सर। रिवीजन करते हो लेकिन तुम ऊपर ऊपर से रिवीजन करते हो, सुपरफिशियली, कि हाँ हो गया मेरा। ऐसा नहीं है, सॉलिड वर्क करो। हाँ सर। अली असगर कुछ बोल रहा है क्या? अली असगर नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा। तुम कुछ बोलते नहीं हो तो भी तुम्हारी आवाज गूंज रही है। तुम बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? तुमको बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। तब समझ आ रहा है? अली असगर आ गया तुम्हारा? बीटा 1 आ गया? सर मैं निकाल रहा था, उसने मैं साइल ने आंसर दे दिया। कोई बात नहीं, वो तो देता रहेगा। तुम निकाल लो फटाफट, सब बच्चे निकालें आंसर। सर जय का आंसर आ रहा है। जय सर मृगा कुछ बोलना चाह रही है। यस मृगा। सर अल्फा नहीं आया मेरा। अल्फा 1 नहीं आ रहा है। देखो हम इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को। दिस इज 1 4 अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस ऑफ 1 4 बीटा माइनस 4 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास 4 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यस यही आ रहा है। यस सर। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हम लोग इसको कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है मेरे पास? 4 अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यस सर उधर वो 3 बीटा माइनस 4 अल्फा होगा फर्स्ट टर्म। ओ 3 बीटा माइनस 4 अल्फा। बेटा यहाँ पे ध्यान दो एक बार, रुको रुको फिर से लिख लेते हैं। लेट अस रीराइट। दिस विल बी 1 1 1 4 3 4 1 अल्फा बीटा। ये आपका 0 होना चाहिए। इसको इवैल्यूएट कर लेंगे तो 3 बीटा माइनस 4 अल्फा एक टर्म बन रहा है, माइनस 1 इंटू 4 बीटा माइनस 4 बन रहा है, प्लस 1 इंटू 4 अल्फा माइनस 3 बन रहा है। यस ओके तो यहाँ से सीधा 4 अल्फा तो पहले ही कट हो जा रहा है। यस सर। बन रहा है 3 बीटा माइनस 4 बीटा प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो माइनस ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से। यस सर। सर फिर वो मॉड वाले में अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस रूट 3। यस तो ये कितना बन जाएगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो बीटा स्क्वायर 1 आ जाएगा। सॉरी बीटा 1 है तो बीटा स्क्वायर 1 रख देंगे अंदर, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा।
तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, इज इट क्लियर? हाँ सर. ओके, चलो नीतीश, बहुत अच्छे. ऐसे देखो, क्लास में ध्यान दोगे तो बहुत सारा काम आपका कम हो जाएगा. ठीक है ना, पैरेलली चीजें करते चलो. नेक्स्ट, UVW are linearly dependent system. Examine the system. For linear independence, PQR linearly independent है, UVW linearly dependent है. सर हेलो हेलो. यस 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 बेटा. सर क्या करवाया आपने? देखो, आपको इस सिस्टम को एग्जामिन करना है. P वेक्टर दिया है, Q वेक्टर दिया है, R वेक्टर दिया है आपके पास. ठीक है ना, तो आपको बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है, इंडिपेंडेंट आ रहा है, क्या आ रहा है. डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे क्या आ रहा है. यस, कर लो फटाफट, चेक कर लो डिटरमिनेंट कितना आ रहा है आपके पास. कर लिया सॉल्व. सर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है. बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है. हाँ सर, और सोच रहा सर प्रॉपर्टी यूज करके ट्राई करूँ. ओके, प्रॉपर्टीज नहीं लग रही है. लेट्स सी. चलिए देख लेते हैं. लेट्स सी क्या दिया हुआ है मेरे पास. डिटरमिनेंट दिया हुआ है. लेट्स मेक अ डिटरमिनेंट आउट ऑफ इट. cos a दिया हुआ है ना, और क्या दिया है? Yes, cos a cos b cos c. यस सर. cos a cos b cos c. और sin a sin b sin c. यस सर. sin a sin b और sin c. और sin of x plus a sin of x plus b एक्स प्लस सी. sin of x plus a sin of x plus b और ये होना चाहिए sin of x plus c. इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमें निकालनी है. ओके, अच्छा, अगर इस रो को मैं देखूं लास्ट वाली को, तो क्या लिखा है? sin x cos a प्लस plus cos x sin a, है ना. यस. इस वाली को क्या लिखा है? साइन एक्स sin कॉस x बी cos b प्लस कॉस एक्स. cos x sin b. इसको क्या लिख सकते हैं? sin x cos c cos x sin c. यस. यस सर. अब अगर ध्यान से समझो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, रो वन को ध्यान समझना, रो वन को sin x से मल्टीप्लाई करूंगा, रो टू को cos x से मल्टीप्लाई करूंगा, और रो थ्री से घटा दूंगा. तो रो थ्री इज ऑपरेटेड एज रो थ्री माइनस रो वन sin x माइनस रो टू cos x. यस, अरे यार. तो रो थ्री जीरो हो गया आपका. यस, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो जीरो हो जाएगा.
नोट कर लो। सर वापस समझाओ। बट हमने डेल्टा निकाल लिया कोएफिशिएंट्स में से एंड वी फाउंड आउट दैट डेल्टा इज 0. So when the delta is 0, so it is linearly dependent. हाँ सर, डेल्टा 0 कैसे किया वो समझ गए। डेल्टा 0 है तो डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी लगा दी, रो 3 को कर दिया रो 3 माइनस रो 1 sin x माइनस रो 2 cos x. हाँ सर हाँ। ठीक है, लिख लो फटाफट लिखो इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चले आगे। यस सर। ठीक है ना, आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के ऊपर। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट है अभी भी? नहीं सर। ठीक है ना, लीनियरली डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं? ठीक है ना, कहाँ पे लीनियर डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट लगाना है, कहाँ इंडिपेंडेंट का लगाना है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। We'll take this. यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट एक चीज ऐड कर दो। ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों ऐड कर रहे हैं उसका पीछे रीजन है। किसी भी वेक्टर को हम 3 नॉन कोप्लेनर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी को 3 नॉन कोप्लेनर यूवीडब्ल्यू के फॉर्म में लिखा, क्यू को भी लिखा, आर को भी लिखा। ठीक है ना, एंड इसने क्या बोला है, एग्जामिन द सिस्टम वेयर दिस इज देयर, सो द सिस्टम इज लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है। सर तो PQR लीनियर डिपेंडेंट है ना, तो आपने नीचे और डिपेंडेंट चेक करना है हमें। ठीक है, एग्जामिन बोला है। क्या बेटा क्या बोल रहे हो आप? सर वो ऊपर जो यूवीडब्ल्यू का दिया है उसका मतलब उसका यूज क्या? बेटा यूवीडब्ल्यू वेक्टर्स हैं जिनके फॉर्म में पीक्यूआर वेक्टर को लिखा गया है। ठीक है ना, तो एक सर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट देने का मतलब क्या है, यूज क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तभी उसको फॉर्म में लिख पाओगे ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा सिस्टम, मतलब नॉन कोप्लेनर होगा, तभी एक वेक्टर को दूसरे 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नॉन कोप्लेनर के फॉर्म में होगा तो ही लिख सकते हैं, कोप्लेनर वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते आप। किसी भी 3D वेक्टर को लिखने के लिए 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए होता है बेटा। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों नॉन कोप्लेनर है, एक दूसरे से 90 डिग्री है, अलग अलग प्लेन में। ठीक है ना, क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। इसको कर लेना, होमवर्क लिख लो इसको। ठीक है ना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे होमवर्क हो जाएंगे आपसे। सर 2 मिनट स्क्रीनशॉट लेना। हाँ सर, ले लो स्क्रीनशॉट और ग्रुप पे डाल दो सारे बच्चों के लिए। हाँ सर। ठीक है, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट फील हो रहा हो तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है ना, सर ले लिया। ले लिया। यस सर। एबीसी नॉन कोप्लेनर होंगे तभी एक वेक्टर एबीसी के फॉर्म में लिखा जाएगा। बी एबीसी और दूसरा लिखा गया है 2a minus b plus 3c, a plus b minus 2c, a plus b minus 3c। तो ये 3 वेक्टर हैं आपके पास, ये एक वेक्टर है खुद में, ये एक वेक्टर है, ये खुद में एक वेक्टर है। तो किसी भी एक वेक्टर को हम किसी और 3 वेक्टर के फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जब वो तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है, तो आपको यहाँ से बतानी पड़ेगी कि क्या वैल्यू होगी जिसके लिए करेगा, या ये करेगा कि नहीं।
ठीक है ना। तो नॉन कोप्लेनर। तो नॉन कोप्लेनर मतलब x और y की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? यस सर। जो इसको सेटिस्फाई करे, यस है ना। सर। यस सर। मतलब मैं बता देता हूँ फिर भी। मेथड 1 क्या था, डेल्टा नॉन जीरो प्रूफ कर दो। मेथड 2 क्या था, XA प्लस YB प्लस इसको ZC लिखो, या इसको डायरेक्टली C वेक्टर लिखो आप। यस ठीक सर। है, तो x और y की जो वैल्यूज आएगी वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। यस सर। चलिए, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक शुरू करें, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन एक टाइप ऑफ पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगुलर होता है। नोट कर लो, पिरामिड विद अ ट्रायंगुलर बेस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रॉन। इसकी जो स्लांट फेसेस होगी, मतलब जो इसके जो चेहरे होंगे, ये इसका फेस है, ये भी इसका फेस है, तो जो इसके फेसेस होंगे वो सारे के सारे फेसेस क्या है, ट्रायंगुलर है। सारे के सारे फेस ट्रायंगल इन शेप है। ठीक है, इसीलिए पिरामिड होता है। पिरामिड की डेफिनेशन ही ये होती है कि उसके जो फेसेस होते हैं वो सारे के सारे ट्रायंगुलर फेस होते हैं। तो अगर इसका बेस अगर स्क्वायर होता या कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता, जब मैं इसको ज्वाइन करता तो इसके फेसेस तो ट्रायंगुलर ही आते, लेकिन बेस ट्रायंगल नहीं है। जिसका बेस ट्रायंगल होता है उसको टेट्राहेड्रॉन बोला जाता है। ठीक है ना, तो ट्रायंगुलर बेस वाली फिगर को टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ओके, सो चीजें नोट करते चलो फटाफट फटाफट। पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रॉन। सेकंड, पिरामिड विद स्लांट फेसेस एज ट्रायंगल्स। थर्ड, अब इसके पास कितने वर्टिसेस हैं टोटल? अगर हम देखा जाए तो 4 वर्टिसेस से हमारा एक टेट्राहेड्रॉन तैयार होता है। तो 4 वर्टिसेस लगेंगे। कितने फेसेस है इसके पास? तो 4 फेसेस है इसके पास, 3 ऊपर और 1 नीचे, 1 2 और ये सामने वाला 3 और एक बॉटम का फेस है। तो 4 फेसेस है टेट्राहेड्रॉन के। कितनी एजेस है टेट्राहेड्रॉन की? कितनी एजेस है टेट्राहेड्रॉन के पास? तो आपके पास ट्रायंगल नीचे बनाने के लिए 3 एज लगी और ऊपर के 3 ऊपर के जो ए वर्टेक्स को ज्वाइन करने के लिए 3 आपको और एजेस लगी। तो टोटल 6 एजेस लगी आपको। सो यू नीड 6 एजेस। ओके, यस सर। नेक्स्ट, ये यूजुअली क्वेश्चंस में ऐसा टर्मिनोलॉजी आता है इसलिए हमने लिखा है। वर्टेक्स ए और फेस बीसीडी को अपोजिट पेयर बोला जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने डी को ले लिया तो डी के अपोजिट वाला जो फेस होगा ये अपोजिट पेयर गिना जाएगा। उसी तरीके से सी के सामने वाला ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये अपोजिट पेयर बोली जाती है। इज इट क्लियर? यस सर। सर नहीं आ रहा समझ में। सब तक क्या नहीं आया बताओ? सो क्या नहीं सेकंड पता? पॉइंट। सेकंड पॉइंट मतलब पिरामिड विद स्लांट फेसेस। हाँ, तो ये फेस ट्रायंगल है ना, इसका चेहरा ट्रायंगल है ना ये बेटा। तो वो फिगर ही समझ नहीं आ रहा है क्या बना है। टेट्राहेड्रॉन नहीं पता है आपको क्या होता है? सब अरे बता ना, नहीं क्या पता तो मैं हमको गूगल करने में कितनी देर लगती है। जो चीज मैं 3D में अगर आपको नहीं बता सकता हूँ तो मैं यहाँ पे बता हाँ सकता सर हूँ देख लिया टेट्राहेड्रॉन। गूगल पे। अरे नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ तुमको। तो मेहनत मत करो, मैं दिखा देता हूँ तुमको। ये टेट्राहेड्रॉन दिखता है, देखो, समझ गए सब तक? हाँ सर देख लिया। नहीं तुम देखो, मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से देखो इसको। ये टेट्राहेड्रॉन देखो, ये मुझे अच्छा लग रहा है फिगर। वो पिंक कलर है ना सर। study.com। ठीक है, ज्यादा पूछेगा, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है टेट्राहेड्रॉन के बारे में, ये नॉलेज है। दिख रहा है टेट्राहेड्रॉन? ठीक है, चलो स्टोरी खत्म। अब इधर आ जाओ। ठीक है, सब तक सारे डाउट क्लियर हो गए? अब काम की बात, मैथमेटिक्स में क्या क्या काम लगेगा? अपोजिट पेयर का भी वर्ड यूज होता है। तो अपोजिट पेयर किसको बोला जाता है? अपोजिट पेयर सामने वाली वर्टेक्स के एक वर्टेक्स को और उसके सामने जो फेस है उसको बोला जाता है। इसके सामने ये फेस है, ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस सर। ये एक टेट्राहेड्रॉन के बारे में बेसिक जानकारी है, जनरल नॉलेज इसको बोलते हैं। ठीक है, जीके। अब टेट्राहेड्रॉन बनाने के लिए आपको 4 पोजीशन वेक्टर चाहिए। कितने पोजीशन वेक्टर चाहिए? 4 पोजीशन वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है आपको, तीसरा सी वेक्टर दिया हुआ है और चौथा ये डी वेक्टर आपको दिया हुआ है। तो 4 वेक्टर्स की मदद से हम एक टेट्राहेड्रॉन बना सकते हैं। ओके,
लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट. फिगर बना लो. फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के बाद और कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं. सर 3-4 मिनट रुको, फिगर नहीं बन रहा है. नहीं बता, कोई बात नहीं. टेक योर टाइम ओनली सर. अरे जैसे आता है वैसे बनाओ, कोई टेंशन नहीं. ऐसे बना लो टेट्राहेड्रॉन. देखो study.com जैसे. ठीक है. study.com. चलिए. चलिए आगे. हाँ सर. सर 2 मिनट. चलिए इस बार थोड़ा जल्दी करो. फिगर कोई बात नहीं. टेक योर टाइम. ध्रुव को सब समझ आ रहा है? ध्रुव सर इस संडे वेक्टर्स आ रहा है. हाँ आएगा ना. सिलेबस आपके पास क्या है? आपके पास आया है ना सिलेबस? हाँ सर आया है पर हाँ ठीक है सर. हाँ सर वो संडे को ही आ गया था. हाँ ठीक है सर. सर सिर्फ वेक्टर ही आएगा ना, दूसरा कुछ नहीं आएगा ना? सिलेबस क्या था? सिलेबस क्या था? 50% above and 50% वेक्टर्स ऐसा लिखा हुआ वो था. तो सर तो फिजिक्स का भी मतलब चेंज होगा इसलिए पूछ रहा हूँ. मुझे नहीं पता. मेरे पास नया सिलेबस मेरे पास नहीं है. जो आपको पास सिलेबस है वही मेरे पास है. सर हमको तो ऐसा ये 50% above 50% वेक्टर मतलब वेक्टर आ रहा है. हाँ चलो फटाफट आगे चलते हैं. लेट्स फर्दर मूव ऑन. चलो फटाफट. सर हो गया. धन्यवाद जानकारी के लिए. चलिए नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन. AB and CD आर कॉल्ड एज पेयर ऑफ अपोजिट एजेस. ठीक है. AB और CD आपका जो है वो पेयर ऑफ अपोजिट एजेस कहलाएगी. मतलब ये देखो AB और CD ये दो जो एजेस हैं ये ऐसी एजेस हैं जो एक दूसरे के एग्जैक्ट सामने है. इनके बीच में कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है. तो इनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ अपोजिट एजेस. ठीक है. नेक्स्ट G1. लेट G1 बी द सेंट्रोइड ऑफ द फेस BCD. तो अगर मैं बात करता हूं BCD एक ट्राइंगल है. डू यू अग्री BCD एक ट्राइंगल है? यस सर. ठीक है ना. तो BCD जो ट्राइंगल है उसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? कोई सेंट्रोइड यहाँ पे होगा उसका B कोऑर्डिनेट plus C क्या हो plus जाएगा? D B वेक्टर plus प्लस C C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय plus D plus 3. ओके. यस सर. ठीक है. इसका सेंट्रोइड हो जाएगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 3. अब होता क्या है जब ये टेट्राहेड्रॉन के सारे सेंट्रोइड्स, इसका सेंट्रोइड इसके अपोजिट से, फिर इसका सेंट्रोइड इसके अपोजिट से, जब ऐसे सारे के सारे हम ड्रॉ करेंगे तो ये सब जाके एक जगह पे मिलेंगे जो कि टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड कहलाएगा. क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड कहलाएगा. ओके. ये जो BCD का बाय 3 हमने किया, सम ऑफ BCD बाय 3, ये सेंट्रोइड है ऑफ अ फेस BCD. अब जो टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड होगा वो टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड कहीं यहाँ पे होता है. ठीक है. ये G है, ये G1 है. ठीक है ना. तो मान लेते हैं, अच्छा इसको G1 नाम दे दिया है हमने, तो इसको G1 नाम दे दो बेटा. इसको नाम G1 दे दो आप. और G हम बोल लेते हैं लेट G बी द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन. पूरे टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड. तो पूरे टेट्राहेड्रॉन का जो सेंट्रोइड होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो गिवन लाइन सेगमेंट AG1 को 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है. ठीक है. ज्योमेट्री की मदद से करेंगे, प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे काम की चीज नहीं है. हमें सिर्फ चीजें याद रखनी है कि AG1 जो है वो सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन G से डिवाइड होगा और वो रेशियो जो होगा वो 3:1 रेशियो होगा. तो क्या मैं G के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ हाँ सर. सेक्शन फॉर्मूला से? तो G के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3 टाइम्स C plus D plus A by 4. बहुत सही. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस A वेक्टर बाय 4. नोट कर लो इसको. सर यस बेटा नदीश. सर उसको 3 बार क्यों लिखा, एक बार समझाओ तो. क्या लिखा? क्या 3 B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर.
देखो इसमें क्या होता है, जो ये रेशियो होता है ना, ये रेशियो ये इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है, और जो ये रेशियो होता है वो इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है। सेक्शन फॉर्मूला याद है? हाँ ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, और ये डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में। इसका पोजीशन वेक्टर अगर मुझे निकालना है, लेट्स से ये g है, तो g क्या आ जाएगा, mb na n अपॉन प्लस n। m+n, ठीक है ना। ओके हाँ सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में चीजें जो है लिखते जाओ फटाफट। ABCD पेयर ऑफ अपोजिट एज, G1 is the centroid of the face BCD and K be the centroid of the tetrahedron. K divides AG in the ratio 3:1. तो K के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे A plus B plus C plus D by 4। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको याद होगा हम जब सेंट्रॉइड पढ़ रहे थे तब AG वेक्टर BG वेक्टर CG वेक्टर का सम हमने 0 प्रूव किया हुआ है, आपकी नोटबुक में होगा, चेक कर लो आप। वैसे ही AG1 BG2 CG3 और DG4 ऑल आर कॉन्करेंट एट K, thus सेंट्रॉइड ऑफ दिस टेट्राहेड्रॉन। तो जब मैं इसका समेशन करूंगा, बहुत ध्यान सुनना आप, ठीक है ना, AG1 BG2 और CG3 और DG4 ये सारे फेसेस के टेट्राहेड्रॉन जो है वो आपको आके मिलेंगे। सारे के सारे फेसेस के जो सेंट्रॉइड्स है वो टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रॉइड पे जाके मिलेंगे। जैसे मैं इसके सेंटर की बात करता हूँ, ये इसका सेंट्रॉइड है फेस का, फिर मैं बात करता हूँ सामने वाले फेस का, वो मिला, फिर ये वाले फेस का, ये मिल गया जाके। सर सेंटर या सेंट्रोइड? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। हाँ सर मैं ठीक सेंटर है बोला सर। क्या? मैं सेंटर हाँ बोल सर रहा था क्या? हाँ सर। अच्छा, सेंट्रॉइड भाई, सेंट्रॉइड फेस का सेंट्रॉइड हाँ जब सर। सामने वाली वर्टेक्स से जुड़ेगा तो उन सारी लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉन्करेंट होगा और वो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो मान लो ये इसका सेंट्रॉइड है, इससे मिला, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है सबका, ये सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन है। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। अब सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, समेशन ऑफ, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा सारे वेक्टर्स के साथ तो समेशन ऑफ AG वेक्टर 0 के बराबर हो जाएगा। AG वेक्टर BG वेक्टर CG वेक्टर DG वेक्टर का सम 0 के बराबर होगा। ठीक है, इस 0 का मतलब क्या होता है पता है आपको? ये 0 का मतलब ये होता है कि सारे के सारे इस पे कॉन्करेंट है, मतलब सारे एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे। तो ये चारों पॉइंट लिख लो आप फटाफट फटाफट। तो जीरो वाला नहीं समझना, वो जीरो का मतलब कॉन्करेंट है। सर 0 का कॉन्करेंसी मतलब में कॉन्करेंट, हाँ इस सर बेटा, लेते थे ना कॉन्करेंसी में, तो हाँ कॉन्करेंसी में क्या लेते थे? सर डिटर्मिनेंट लेके कुछ करते थे ना शायद। हाँ सर, डिटरमिनेंट जीरो प्रूव करते थे, A1 हाँ A2 A3। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो स्ट्रेट लाइन में हम करते थे। नहीं, हाँ सर वो स्ट्रेट लाइन, बट वो AG1 भी तो स्ट्रेट लाइन, एक लाइन ही बन रही है ना। वेक्टर है बेटा, वेक्टर है, और इनका सम 0 का मतलब क्या है? वेक्टर का सम 0 का मतलब क्या है? वेक्टर का सम का मतलब 0 होने का मतलब ये है कि इसी पॉइंट से सारे वेक्टर निकले। हाँ सर। AG1 BG2 CG3 DG4 0 होने का मतलब ये है कि सारे के सारे वेक्टर इसी पॉइंट से निकल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं अलियसगर, कोई इसमें इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको प्रूव कर लेना। लेट G be the centroid of the tetrahedron, then prove that summation of GA vector is 0 vector। वो लास्ट पॉइंट लिखना बाकी था, एक मिनट लिख लो। हो गया सर। नहीं नहीं, वो 50 सेकंड। लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो अलियसगर, फटाफट लिखो। ओके चलिए,
देखो लेजर, अगर हम इसे सर 20 सेकंड। ठीक हेलो देखो, जब भी हमें, हाँ साहिल एक सेकंड, जब भी हमें कॉन्करेंट प्रूव करना होता है तो कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए हम क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटे फिगर में बताऊं आपको, ट्राइंगल है, उसके सारे सेंट्रोइड एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, ये जी है, ठीक है ना, इसके सारे सेंटर एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं। तो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि भाई जो इसका मीडियन होगा एडी, बीजी और इसको सी ले लो, सी एफ, ये सब जाके जी पे मिलेंगे। ये जी ले लिया ना तो डबल हो जाएगा, इसको मान लेते हैं बीई, ये बीई ले लो आप, ठीक है ना, एडी बीई और सी एफ ये सारे के सारे जी पे मिल रहे हैं। तो हम ऐसा कैसे प्रूव कर सकते हैं कि सारे जी पे कॉन्करेंट है? तो मैं पोजीशन वेक्टर जी का निकाल लेता हूँ अलग अलग मेथड से। कैसे? डी निकाल लिया, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, जी निकाल लिया। एफ निकाल लिया, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, जी निकाल लिया। तो अगर सबके कोऑर्डिनेट सेम आते हैं तो हम बोलते हैं कॉन्करेंट है। और एक बार हमने जब सेंट्रॉइड कॉन्करेंट प्रूव कर लिया था तो हमने बताया था कि सिमेट्री से जीए वेक्टर का सम 0 होता है। वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्करेंट हम प्रूव कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे ए बी सी डी के अलग अलग की मदद से, 3:1 रेशियो, 3:1 रेशियो, 3:1 रेशियो। फिर हम बोल सकते हैं कि ये चीज क्या होगी, सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे सारे के सारे, किस पॉइंट पे, के पे, ठीक है ना, मीडियन सारे के सारे कॉन्करेंट होंगे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, अब जैसे हमने सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल में प्रूव किया था जीए वेक्टर का सम 0 होता है, वैसे ही हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन एबीसीडी, तो समेशन ऑफ जीए वेक्टर 0 होगा। ये हम प्रूफ कर सकते हैं, तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं, फटाफट कर लो, टेट्राहेड्रॉन बना लो पहले। तो मेरे पास क्या है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है। नामकरण कर देंगे हम फटाफट, ए बी सी डी, दिस इज एबीसीडी, यस। अब हमें क्या बोलना है, जी ए वेक्टर का सम 0 के बराबर है। सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे मान लेते हैं जी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, यस। जी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास, समेशन ऑफ जीए वेक्टर 0 प्रूफ करना है, मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, जीए वेक्टर GA GBC GC जीबी प्लस जीसी प्लस जीडी ये 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग जीए प्लस जीबी प्लस जीसी प्लस जीडी। ओके, अब जीए वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ मुझे भाई, जीए वेक्टर क्या हो जाएगा, ओजी माइनस ओए हो जाएगा भाई, कहीं ना कहीं ओ होगा सर 3a/4 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4। साहिल हम लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जीए को लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओजी वेक्टर, जीबी को लिख सकते हैं ओबी माइनस ओजी वेक्टर, जीसी को लिख सकते हैं ओसी माइनस ओजी वेक्टर, और जीडी को लिख सकते हैं ओडी माइनस ओजी वेक्टर, यस। तो 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर माइनस 4 टाइम्स ओजी वेक्टर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है भाई? ऐसे अटपटा तो नहीं लग रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, पागल लोग हैं, ऐसा तो नहीं फील हो रहा है ना? नहीं सर, नहीं सर। बड़बड़ाहट तो नहीं हो रही ना? बिल्कुल ठीक है। चलो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर माइनस 4 टाइम्स ओजी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। ये सारा का सारा मैं ट्राइंगल्स में करा के आया हूँ आपको, तो ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये पूरा माइनस में भी यही चीज लिखी है, आंसर 0 आ जाएगा। नोट कर लो इसको। सर ये व्हाइट वाला कैसा है? बेटा ये ओ ए वेक्टर क्या होगा, ए इसका पोजीशन वेक्टर है, ओ ए मतलब ए वेक्टर हो गया, ओ बी मतलब बी वेक्टर हो गया, ओ सी मतलब सी वेक्टर हो हाँ गया, सर, आ ओ गया, डी ठीक मतलब डी,
-4 OG, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, मास्टर हो गए तुम, मास्टर। स्टूडेंट किसके हो भाई? आना तो था ही। मास्टर जी के। चलेंगे आगे? हेलो हेलो। यस बेटा, यस यस sir. यस, आ जाओ भाई। अलियास ने यस बोल दिया, अभी तो रुक ही नहीं सकते आप। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आ जाओ। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट फिगर नाउ। अभी तक हमने टेट्राहेड्रॉन पढ़ लिया है, अब हम नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। बहुत प्यारी फिगर है, इसको बोला जाता है पैरेलल पाइप, या कुछ कुछ लोग बोलते हैं पैरेललोपाइप, सबका अपना अपना बोलने का तरीका है, ठीक है ना? पैरेलल पाइप का मतलब क्या है? ये एक टाइप ऑफ प्रिज्म है, ठीक है ना? एक प्रिज्म है, जैसे क्यूब है वो भी एक टाइप ऑफ प्रिज्म है, क्यूबॉइड एक टाइप ऑफ प्रिज्म है, ठीक है? बट ये प्रिज्म की खासियत क्या है? इसके सारे फेसेस जो है ना, जितने भी चेहरे आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे पैरेललोग्राम है, ठीक है? जितने भी चेहरे हैं इसके, सारे के सारे पैरेललोग्राम है, ठीक है? मतलब सर फिर क्यूब और इसमें फर्क क्या हो गया अली असगर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूब एंड अ पैरेललोपाइप? इसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं, इसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, उसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं, तो वो 90 डिग्री बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो 90 डिग्री बनाते हैं। बहुत अच्छा बोला आपने, वेरी गुड। मतलब ऐसा फील हो रहा है, मतलब बिल्कुल जबरदस्त जानकार हमारे बीच में लोग हैं, ठीक है? तो बात तो बिल्कुल ठीक कही। तो जो परपेंडिकुलर क्यूब बनेगा वो तो बिल्कुल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना? ये उसके सामने थोड़ा सा झुका हुआ होगा, ठीक है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा आप सोच सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा झुका हुआ है, ओके? Now, have you understood what is a parallelopipe? What is the difference between a parallel pipe and what is the difference between a cube? Okay? लेकिन एजेस तो बदलेंगी नहीं, 12 एज हो जाएगी आपके पास, ठीक है? फड़फड़ाट हो रही है, 4 नीचे 4 ऊपर 4 स्टैंडिंग, 12 एज, ठीक है? वर्टिसेस 8, 4 ऊपर 4 नीचे, 6 फेसेस है, 4 लेटरल, ऊपर टॉप, एक बॉटम। सो टोटल देयर आर 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड देयर आर 12 एजेस। इज इट क्लियर? क्या चीज क्लियर है? यस। नेक्स्ट, दूसरी जानकारी। तो पहली जानकारी क्लियर है। दूसरा, A1 C1 जो होगा, तो अगर आप ऑब्जर्व करो, A1 C1 क्या है? ये फेस का डायगोनल है। A1 B2 ये फेस का डायगोनल है। D1 C2 C1 D2 ये सारे के सारे क्या है? डायगोनल है। इन सारे डायगोनल को क्या बोला जाता है? फेस डायगोनल्स। क्या बोला जाता है? फेस डायगोनल। एक फेस के पास 2 डायगोनल है, टोटल 12 डायगोनल हो जाएंगे। सो देयर आर 12 फेस डायगोनल्स। इज इट क्लियर? कितने फेस डायगोनल हैं? 12। यस। चलो नेक्स्ट बॉडी डायगोनल की बात करते हैं। तो कितने बॉडी डायगोनल हैं? 4। देखो, एक ये होगा B1 A2, दूसरा C2 A1, क्या बात है, वेरी गुड। C1 A2, C1 अरे A2। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। सर मतलब गलत। बिल्कुल ठीक बताया यार, बिल्कुल परफेक्ट। तो देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स, ठीक है ना, जिनको मेन डायगोनल भी बोला जाता है। तो 4 बॉडी डायगोनल है और 12 फेस डायगोनल है। नोट कर लो फटाफट फटाफट, आगे चलते हैं फिर। सर हो गया। नहीं नहीं नहीं, कैसे हो गया सर? 2 मिनट। अरे कैसे हो गया? हो गया। मैं तो अभी पहले पाइप की हेडिंग डाली है सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। अली असगर हो गया? सर मेरा भी बाकी है, रुको। ओके, टेंसी का बाकी, ये तो रुकना पड़ेगा भाई। सर तो मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। ऐसा हमने साहिल डायरेक्टली नहीं बोला है, फेस पे नहीं बोला मैंने तुमको ऐसे डायरेक्टली। सर तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हो साहिल का बाकी है। पर साहिल तुमने बोला मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो मैंने कहा ओके। सर वो मेरी मजबूरी थी सर, क्लास रुक जाती इसीलिए। सो मॉडेस्ट ऑफ यू। सर हो गया। नहीं 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 हुआ सर, 2 मिनट। साहिल स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर ठीक है, ले लिया। लिखो लिखो, अरे लिखो, जब तक स्क्रीनशॉट ले लोगे तब तक हो जाएगा। जल्दी जल्दी लिख लो। हाँ सर। ध्रुव को सब समझ आ रहा है? ध्रुव, यस सर। ध्रुव सब समझ आ रहा है, लेकिन तुम आंसर नहीं देते। ध्रुव क्या बात है, घर में बहुत शोर है क्या तुम्हारे?
नो सर। मेरे को ऐसे पता चला तुम म्यूट होके एकदम आराम से बैठ के टीवी देख रहे हो घर पे। मन में नहीं सर। ध्रुव, पढ़ाई में ध्यान है ना तुम्हारा पूरा? यस सर। हो गया। तुम्हारे लिए तो मैं मोटिवेशनल कोट्स डाल रहा हूँ आजकल। सर बाकी क्या क्या कर आ रहा है हमें। क्या 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 बेटा ताहिर, व्हाट हैपेंड? सर आपके कोड से ही मोटिवेशन आ रहा है। थैंक यू, शुक्रान लख। चलो आगे चलो, आ जाओ नेक्स्ट। देखो अब मुझे बताओ, टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल पाइप। देखो पैरेलल पाइप बनाने के लिए मुझे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की जरूरत है, ठीक है? तो एक पैरेलल पाइप मैंने आपकी स्क्रीन के सामने बनाया हुआ है, एक बार इसको हम देखेंगे। सर ये आपने बनाया कैसे? तो बेटा 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर ले लिया आपने, ठीक है? ओके, जिससे एक बेस बन गया आपका, ठीक है? जैसे बिल्कुल क्यूब बनाते हो ना आप, एकदम क्यूब, वैसे बिल्कुल एक फिगर बन जाएगा आपका पूरा का पूरा, ठीक है? एक घंटा रुक जाओ, लिखना है। यस सर, यस सर, यस। पैरेलल पाइप का स्पेशल केस। हाँ ऐसा बोल सकते हैं भाई, पैरेलल पाइप का एक स्पेशल केस क्यूब ही है, ठीक है? तो जैसे क्यूब बनाते हैं वैसे एक पैरेलल पाइप आप बना लो। बनाने के लिए 3 वेक्टर की जरूरत है, तीनों नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। अगर तीनों एक ही प्लेन में हो जाएंगे तो फिर तो 2D फिगर बन जाएगा, 3D फिगर बनेगा ही नहीं। 3 वेक्टर की जरूरत कैसे? वो 12 फेस है तो 12 एज है, तो 12 वेक्टर चाहिए ना। इधर देखो मेरे बेटे, इधर देखो, इधर आ जाओ, ये दिख रहा है अली असगर? अब ये वेक्टर बिल्कुल पैरेलल वेक्टर है और ये बिल्कुल पैरेलल वेक्टर है। हाँ सर। ये सेम ऊपर भी पैरेलल वेक्टर है, ये भी पैरेलल वेक्टर है। तो ये टाइप 1 ऑफ वेक्टर है, टाइप 1 टाइप 1 टाइप 1 टाइप 1, ठीक है ना? सर आ गया, आ गया। नहीं नहीं, अरे नहीं, पूरा जानो, अभी ऐसे नहीं चलेगा, आधे में मजा नहीं आएगा। टाइप 2 पूरी जानकारी लें आप। ये टाइप 2 है, ये भी टाइप 2 है, और फिर ये टाइप 3, ठीक है? ऐसा क्यों करते हो तुम हमेशा? चलो जल्दी जल्दी नोट करो। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये 3 टाइप ऑफ वेक्टर्स आपको चाहिए। 3 वेक्टर ही चाहिए, सिंपल 3 ही वेक्टर चाहिए, और उन्हीं की लेंथ सेम रहेगी, और उसको सिर्फ हम शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो आई कैन से दैट इज एन ए वेक्टर, आई हैव टेकन दैट ए वेक्टर। फ्री वेक्टर होता है, मैंने बोला ना मैथमेटिक्स में जो हम यूज करेंगे फ्री वेक्टर्स को यूज करने वाले, ठीक है? क्योंकि मैथमेटिकल में यूजुअली हम लोग ज्योमेट्री बेस्ड ज्यादा चीजें पढ़ेंगे। फिजिक्स होता तो उसमें हमें क्या, वेक्टर को हम फ्री वेक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विल बी वेरी मच क्रूशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ओके यस आ जाओ। तो आपने पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्ट कर लिया, सो दिस इज अ पैरेलल पाइप दैट इज देयर विद यू। अब पर्पस क्या था वैसे इसका? ड्रॉप करना हाँ बना लिया होगा आई थिंक सो अभी तक आपने। नहीं। अब देखो पर्पस क्या है, पता है पर्पस क्या है? पर्पस मेरा ये है इस पॉइंट को बताना, ऑल 4 बॉडी डायगोनल्स आर कॉन्करेंट। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी बॉडी डायगोनल बनेंगे वो सारे के सारे एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होंगे, ठीक है? ध्यान से देखो, 4 वेक्टर बनाने हैं आपको, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और एक ये, चारों के चारों पैरेलल वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर। दूसरा ये बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है, और ये भी बी वेक्टर है। तीसरा सारे के सारे ये सी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये सी वेक्टर, और एक ये सी वेक्टर। तो आपका पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब देखो, एक अगर मैं बॉडी डायगोनल बनाता हूं, देखो मैं बना रहा हूं, ठीक है ना? आई एम मेकिंग इट विद ग्रीन। बॉडी डायगोनल मैं बोल सकता हूं A2C1 होगा। यस, डू यू एग्री? यस सर। ठीक है ना? ऑल द 4 देखो, तो अगर मैं इसके मिड पॉइंट की बात करता हूँ, A2C1 का मिड पॉइंट, मैं क्या कर रहा हूँ, A2C1 का मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ बेटा। तो पहले तो A2C1 का मिड पॉइंट निकालने के लिए मुझे A2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो A2 के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे आप? भाई एक को रेफरेंस मान लिया आपने, A1 को ओरिजिन माना, तो A2 का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0 C 0 C वेक्टर, सी 0 वेक्टर, C 0 मतलब 0 0 सी, सी वेक्टर ना, सी वेक्टर,
ये वेक्टर ज्वाइन करा तो सी वेक्टर आ गया। हाँ सर। नेक्स्ट, इसका कोऑर्डिनेट क्या गया, C1 का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, देखो ये बी वेक्टर assumption- प्लस ए वेक्टर। प्लस बी क्या बात है अली असगर, मजा ही दे दिया असगर ने, बिल्कुल ही जबरदस्त आंसर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेरी गुड। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये आ जाएगा ए वेक्टर, ये आ जाएगा सी वेक्टर मेरे पास। ओके नेक्स्ट, अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ A2C1 है ना, मिड पॉइंट ऑफ A2C1, तो A2C1 का मिड पॉइंट क्या होगा, A2C1 का मिड पॉइंट बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना, मिड पॉइंट क्या होता है, 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या लगेगा, वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। क्या मैं बोल सकता हूँ पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। यस, नेक्स्ट, सिमिलरली अभी दूसरा बॉडी डायगोनल पकड़ो आप, तो ये तो आपने A2C1 पकड़ा मेरे लिए, A2C1, अब A1C2 बोलो आप, A1C2 का क्या होगा बताओ, देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ हाईलाइट, A2C1 हटा लूं पहले, A2C1 हटा दूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। अब देखो A1C2 देखो आप, ये A1C2 है, A1C2 है, तो C2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या करेगा, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं। यस सर। तो A1C2 तो बहुत आसान था निकालना, A2C1 भी आपने निकाला, वो भी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आ रहा था। Thus all 4 बॉडी डायगोनल्स आर कॉन्करेंट, मतलब बॉडी डायगोनल्स का जो पोजीशन वेक्टर है सभी का, वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ही आएगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं सारे के सारे का पोजीशन वेक्टर सेम है, मतलब सब कॉन्करेंट है एक ही पॉइंट के ऊपर। ओके ठीक है, एक दो मिनट रुको ना, वो नहीं बन रहा है पेपर। कोई बात नहीं, आराम से बनाओगे, इसका टेक क्या था, एक मिनट है, आज हम लोग 5:30 तक एक्सटेंड करें, कोई इशू तो नहीं है, आधा घंटा। अरे सर क्लास है, 5 को क्लास है कौन सा हमारी। क्लास है आप लोग का, सर केमिस्ट्री कौन सी क्लास है आपकी, थोड़ा मेरे लिए काम करो ना आप लोग, सेशन देख लेना ना थोड़ा सा। अच्छा, बहुत कौन से बच्चे अटेंड कर रहे हैं उसको, रेमेडियल को कौन कौन जा रहे हैं, सर मैं सर और मैं सब बस, और कोई नहीं आता। ठीक है, तो आप दोनों अटेंड करो रेमेडियल, ठीक है ना, जो ये आधे घंटे का पार्ट है उसका एक बार सेशन देख लेना, हाँ सर। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है, हमारा सिलेबस और पीछे हो जाएगा। हम कौन से पेज नंबर पे, मैं भूल गया, हम यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे सर ये बिल्कुल समझ नहीं आता, क्या 149 करें, नहीं आ रहा है समझ, क्यों नहीं आ रहा है सब तक, कुछ भी नहीं आ रहा। तो फिर तुम एक काम करो, नेक्स्ट क्लास मतलब कल से पहले एक बार सारे सेशन जहां तक तुमने देखा था और आज तक का सब एक बार देख लो पहले, ठीक है, तो फिर भी नहीं आया तो क्या करूं, फिर आपको मैं पूछ लूंगा व्हाट्सएप। वापस से मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल खाली हूँ, टेंशन मत लो तुम, आराम से फिर से मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और यहाँ तक हमारा जैसे कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे आपका 23rd चैप्टर R.D. शर्मा का है, वो पूरा का पूरा आप कर सकते हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन छोड़ देना जिसमें वो डायरेक्शन रेशियो की बात करें, DRs एंड DCs, वो हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस वाले क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, बाकी सारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर रेमेडियल कितने बजे होंगे? कौन पूछ रहा है मेरे से रेमेडियल, किसने पूछा, पीयूष है क्या? यस सर। पीयूष, रेमेडियल क्लास आई थिंक सो भी 5:05 से होगी, ठीक है।
सर डन। ओके चलिए क्या यस बेटा हाँ सर। चलिए यस बेटा धन्यवाद आ जाइए। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से हम लोग शुरू